इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हैंड डालते हैं आप एक्टिव में पैसिव इम्यूनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहो तो ठीक है, चलिए हैंड डाल दीजिए। क्या हो रहा है सर एक्टिव का पहले वाला टॉपिक बचा है, रिमेनिंग में पढ़ाया नहीं। क्या? एक्टिव इम्यूनिटी के पहले वाला टॉपिक आपने पढ़ाया नहीं अभी तक। कौन सा टॉपिक? नाम बताओ टॉपिक का। सर बताओ। आपने कहा था एंटीबॉडी एंटीजन पे अटैक करती है, वो 5 मेथड्स अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे ऐसा। तो बेटा आपने बताया क्यों नहीं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा मैकेनिज्म हो चुकी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो मैकेनिज्म वो भी होता है, आपको बोलना चाहिए था ना कि सर आपने 5 मेथड्स बोले हैं। आप मेरे को याद दिलाओगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं मुझे अभी ज्वाइन हुआ था ना, पता नहीं मुझे। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि इतने दिन हो जाते हैं मेरे को याद नहीं रहता। आप मेरे को बताओगे तभी वो चीजें हो पाएंगी ना बेटा। चलिए, तो हैंड डाल दीजिए चलो सर। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हैंड डाल दीजिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो बेटा इसके 5 मेथड्स हैं, पांचों के पांचों मेथड बना रहा हूँ। सबसे पहला मेथड लिखिए लाइसिस। पहला मेथड कौन सा है जल्दी बताएं? लाइसिस। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे ब्लड के अंदर कोई एंटीजन एंटर कर गया, ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटर कर गया, तो क्या होगा बेटा? एंटीबॉडीज आएंगी और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस ये जो एंटीजन है, सपोज एंटीजन बैक्टीरिया है, तो इसका ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी ऊपर, ये प्लाज्मा लेमा। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इस प्लाज्मा लेमा के ऊपर जो है एंटीबॉडीज अटैक करेंगी। क्या अटैक करेंगी? कौन अटैक करेंगी जल्दी बोलो। एंटीबॉडीज। हाँ, ये एंटीबॉडीज हैं, ये आके अटैक करेंगी और जगह जगह पे पोर्स बना देंगी। जगह जगह पे क्या बना देंगी? पोर्स। पोर्स। जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर में बाहर वाटर प्रेजेंट है वो वाटर अंदर एंटर करना शुरू कर देगा, वाटर का एंडोस्मोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन फूल जाएगा और क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसिस। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो लिखिए some powerful antibodies some powerful antibodies attack plasma membrane attack plasma membrane of the cell attack plasma membrane of the cell and thereby causing rupture of plasma membrane called lysis। क्या कहेंगे उससे बेटा जल्दी बोलो। लाइसिस। लाइसिस। चलिए सेकंड मेथड का नाम लिखिए। सेकेंड मेथड का नाम लिखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड मेथड लिखिए न्यूट्रलाइजेशन। लिख लिया न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों ने? यस सर। तो देखिए, तो देखो बेटा क्या होता है, इधर देखिए, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस। तो जो एंटीजेंस होते हैं बेटा, एंटीजेंस के ऊपर होती हैं, जैसे ये एंटीजन है तो इसके ऊपर होती हैं टॉक्सिक साइट। क्या होती है बेटा बोलो? टॉक्सिक साइट। टॉक्सिक, जिसकी वजह से ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये डिसीज कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है? डिसीज कॉज करता है, यानी कि कॉज डिसीज। क्लियर सबको? बोलो हाँ या ना। अब क्या होती यस हैं सर। एंटीबॉडीज, क्या है, एंटीबॉडीज आती हैं और एंटीबॉडीज जो है इस टॉक्सिक साइट के ऊपर आके चिपक जाती हैं। ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज आती हैं और टॉक्सिक साइट्स पे आके अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिक साइट है ये नॉन टॉक्सिक साइट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है?
नॉन टॉक्सिक साइट। Non-toxic site. हाँ, यानी कि जो उसका इफेक्ट है टॉक्सिक साइट का वो उसने क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। तो अब ये स्टेज जो हो जाएगी, अब ये हो जाएगी नॉन वायरुलेंट। कैसी स्टेज हो जाएगी, नॉन वायरुलेंट। और ये डिसीज कॉज नहीं करेगी, यानी कि डज नॉट कॉज डिसीज। बात समझ में आई नहीं आई, मेथड को समझ में आ गया सबको, बोलिए। Yes, sir. तो लिखिए इस बात को, लिखिए इसी कहानी को लिखिए। लिखिए एंटीबॉडीज कवर द टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडीज कवर द टॉक्सिक साइट्स ऑफ द एंटीजन। टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन, अगला पॉइंट लिखो, दिस कन्वर्ट वायरुलेंट फॉर्म इनटू नॉन वायरुलेंट फॉर्म। ठीक है, दिस कन्वर्ट वायरुलेंट फॉर्म इनटू, किसमें कन्वर्ट कर देता है, जल्दी बोले। Non-virulent form. हाँ, अब आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए कि एंटीबॉडीज यहाँ पे अटैच हुआ तो उसने ऐसा क्या किया कि टॉक्सिक साइट्स का इफेक्ट खत्म हो गया। क्योंकि बेटा यहाँ पे एंटीबॉडीज ने रिलीज किया, ये रिलीज करता है एंटीटॉक्सिन। क्या रिलीज करता है, बोलो। Antitoxin. हाँ, जिसकी वजह से हाँ टॉक्सिक साइट्स का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये बात भी लिख लीजिए, सम एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, सम एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स by acting as antitoxin, by acting as antitoxin, acting as antitoxin। क्लियर है सब लोगों को ये मेथड, बोलो। यस सर। चलिए थर्ड मेथड लिखिए, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, अच्छा अगर मैं आपसे नॉर्मल भाषा में पूछूं कि प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे आप। ट्राई तो कीजिए बेटा, आप तो बिल्कुल चुप हो जाते हो, ऐसे कैसे सीख। हाँ हाँ बताओ। हाँ, प्रिसिपिटेशन का मतलब एक तरह से इंसोल्यूबल कह सकते हो, या ये कह सकते हो जैसे एक पानी के अंदर आपने चीनी भर दी तो चीनी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, पानी को गिरा दो और चीनी को अलग कर दो, जैसे को प्रिसिपिटेट करना यानी कि सेपरेट करना। तो क्या होता है, प्रिसिपिटेशन जो मेथड यूज होता है ये यूज होता है किसके लिए, ये होता है सोल्यूबल एंटीजन के लिए। किसके लिए यूज होता है, बोलो। Soluble antigen. बेटा सोल्यूबल जो एंटीजन होगा उसका जो वेट होगा वो बहुत लेस होगा, लेस वेट होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो जब ये सोल्यूबल एंटीजन ब्लड के अंदर एंटर करेगा तो ये ब्लड में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी, क्यों, क्योंकि ये सोल्यूबल एंटीजन है। तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो इस एंटीजन के सरफेस पे चिपक जाती हैं। किस पे चिपक जाती हैं, अभी तो एंटीजन कैसा है, लाइटर है, हल्का है, तो आराम से क्या हो रहा है वो, बोलो, सोल्यूबल है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसके सरफेस पे जाके चिपक जाएंगी, इसके सरफेस पे जाके एंटीबॉडी चिपक जाएंगी। और जब एंटीबॉडीज के सरफेस पे चिपक जाएंगी तो इसका वेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कैसा वेट हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, और जब हैवियर वेट हो जाएगा तो सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाएगा, बैठ गया, सेटल डाउन। अब फैगोसाइटिक सेल्स आएंगी, फैगोसाइटिक सेल्स आएंगी और फैगोसाइटिक सेल्स इसको खा जाएंगे। ब्लड के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, जैसे मोनोसाइट्स, वो अटैक करेंगी सेटल इसके ऊपर और इसे खा जाएंगी। इस मेथड को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो लिखिए प्रेसिपिटेशन को, ए सोल्यूबल एंटीजन इज पिक्ड अप बाय, बिल्कुल सेम यही चीज मैं लिखवा रहा हूँ इंग्लिश में। ए सोल्यूबल एंटीजन इज पिक्ड अप बाय, इज पिक्ड अप बाय एंटीबॉडीज and making the complex heavier and making the complex heavier and insoluble
and insoluble so that phagocytic cells ingest it. ingest, ingest, ingest का मतलब होता है खाना. ingest it more rapidly, नहीं सॉरी, more readily. ingest it more readily. बताइए समझ में आया नहीं आया आपको ये मेथड? बोलिए. Yes, sir. चलिए, हाँ अगला मेथड पे बात करते हैं. अगला मेथड लिख लीजिए. अगला मेथड का नाम होता है एग्लूटिनेशन. लिखिए AGGLUTINATION. एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग. और क्लम्पिंग का मतलब इंग्लिश हिंदी में कौन बताएगा? क्लम्प का मतलब क्या होता है? क्लम्प इकट्ठा होना। इकट्ठा होना. यस. तो इसमें क्या होती है बेटा? इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं. क्या होती है बेटा इसमें? बोलो. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं. जब कोई एंटीजन अंदर एंटर करता है तो उस एंटीजन से एंटीबॉडी जाके चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं. और ये एंटीबॉडीज है. एंटीबॉडीज जाके चिपक जाती हैं और क्या बना देती हैं बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर लेती हैं. क्या कर लेती हैं बेटा जल्दी बताओ? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है. तो इस तरीके से इसके सरफेस पे एंटीजन के काफी सारी एंटीबॉडी चिपक जाएंगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू. क्लम्पिंग कर जाएंगे. तो इस मेथड को बोलते हैं एग्लूटिनेशन. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो लिखिए. क्लम्पिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लम्पिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म typically due to an antigen antibody reaction. due to an antigen antibody reaction. due to an antigen antibody reaction. चलिए एक लास्ट मेथड और है जिसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन. क्या नाम देते हैं? ऑप्सोनाइजेशन. ये इसको बोलते हैं एडहेरेंस. क्या बोलते हैं? Adherence. हाँ. इसमें क्या होता है बेटा? बिल्कुल एग्लूटिनेशन की तरह ही मेथड होता है, लेकिन एग्लूटिनेशन के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज जो है एंटीजन से चिपक सकती हैं. यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन में एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज काम करेगी जिसका नाम है आईजीजी. कौन सी काम करेगी? बोलो. IgG. हाँ तो लिखिए इस बात को. IgG. हाँ एंटीबॉडीज स्पेशली आईजीजी. एंटीबॉडीज स्पेशली आईजीजी. आईजीजी कॉल्ड ऑप्सोन, जिसको हम बोलते हैं ऑप्सोनेंस. इस एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? ऑप्सोनेंस. called opsonins get attached over the surface of antigen. Get attached over the surface of antigen containing pathogen. ठीक है. this enhances, लिखो, this enhances recognition of microbes by phagocytes. आई बात समझ में नहीं आई आपको? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो बस सीधी सीधी बात ये है. देखो अब मैं आपको एक रिवीजन से करा देता हूँ. लाइसिस में क्या करती हैं? एंटीबॉडीज प्लाज्मा लेमा को रप्चर कर देती हैं. न्यूट्रलाइजेशन में टॉक्सिक साइट को नॉन टॉक्सिक साइट में कन्वर्ट कर देती हैं. प्रिसिपिटेशन में जो सोल्यूबल एंटीजन है उसको इनसोल्यूबल एंटीजन में कन्वर्ट कर देती हैं हैवियर करके. एग्लूटिनेशन में क्या हो जाता है? क्लम्पिंग हो जाता है. और ऑप्सोनाइजेशन में केवल आईजीजी जो है एंटीजन से जाके जुड़ती है. क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए हैंड डाल दीजिए. एंटीबॉडीज.
हैंड डाल दीजिए। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। एक मिनट जरा बच्चों। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, देखो बेटा, जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज में एंटीजन को जोड़ने के लिए एक एक्टिव साइट्स होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, और उन एक्टिव साइट्स को आप क्या नाम देते हो? पैराटॉप। क्या नाम देते हो? हाँ। तो बेटा जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज पे जो एक्टिव साइट्स होती हैं, उनका क्या नाम है? बोलो, अभी बताया था। पैराटॉप। यस, पैराटॉप। ठीक है। और एंटीबॉडीज से आके कौन जुड़ता है? एंटीजन। और बेटा एंटीजन के सरफेस के ऊपर, एंटीजन के ऊपर भी एक्टिव साइट्स होती हैं। उन एक्टिव साइट्स को आप क्या नाम देते हो? एपिटॉप। क्या नाम देते हो? बोलो। एपिटोप। तो जब एंटीजन एंटीबॉडीज के, जब एंटीबॉडी जब एंटीजन के पास आती हैं और जब चिपकती हैं तो बनाती हैं, तो ये पैराटॉप और एपिटॉप आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। रिएक्शन क्लियर है? तो बेटा जो यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या है? ये है इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। क्या है बेटा, जल्दी बताओ। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। और बेटा इसके अंदर 2 हैवी चेन होती है। इनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो 2 हैवी चेन होती हैं एंड 2 लाइट चेन होती हैं। लाइट चेन होती है। सो रिप्रेजेंटेड एज, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज, कैसे? H2L2। क्या लिखते हैं इनको? H2L2। ठीक है। और ये जो चेन है, ये आपस में इनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? लिख दो, हैविंग। लिखते जाओ साथ साथ, डाई सल्फाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज मिलती है यहाँ पर? डाइसल्फाइड लिंकेज। लिंकेज। और अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं एंटीबॉडीज? 5 टाइप्स। 5 टाइप्स। लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लिखिए IgG। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? सब उसके बाद लिखो IgA। फिर होती है, अच्छा एंटीबॉडीज को हम लिखते कैसे हैं? हम इसको, चूंकि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है तो हम इसको IG लिखते हैं। IG का मतलब क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। ये जो IG है ये तो एंटीबॉडीज को बता रही है, और G का मतलब उसका टाइप हो गया। IgG, फिर IgA, फिर IgM, उसके बाद IgD और IgE। IgE। तो आप लोग देखो मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। सामने देखिए क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा आराम से। इसका मतलब मोस्ट अबंडेंट कौन है? IgG। हाँ, आईजीजी। IgG अगर ब्लड के अंदर देखें कितने परसेंट होती हैं, तो लिख लीजिए इसके नीचे 75% अप्रोक्सीमेटली। IgGA जो होती हैं ये लगभग होती हैं 15%।
IgM जो होती है ब्लड के अंदर लगभग 7 से 10%, और IgD और IgE दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये होती है लेस देन 1%, लेस देन 1%। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया इनकी अबंडेंस की। ये क्या हो गया इनका? अबंडेंस। अबंडेंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने पैराटॉप हैं, यानी कि पैराटॉप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अगला? पैराटॉप। अब एक बार बताओ, जितने ज्यादा पैराटॉप होंगे यानी जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, एंटीबॉडीज उतनी ही बड़ी होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो IgG जो है इसमें पैराटॉप होते हैं, लिख दो इसके नीचे 2 पैराटॉप। P का मतलब पैराटॉप। IgA जो होता है इसमें होते हैं 4 पैराटॉप, यानी कि 4 एक्टिव साइट्स है। IgM जो होते हैं इसमें होते हैं 10 पैराटॉप। तो बेटा जब 10 पैराटॉप और IgD और IgE दोनों के अंदर होते हैं 2 पैराटॉप, 2 पैराटॉप। तो अब मुझे एक बार बताओ, सबसे ज्यादा पैराटॉप किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? IgM. IgM. IgM। इसीलिए IgM को हम यहाँ पे नाम देंगे लार्जेस्ट एंटीबॉडीज। क्या है ये? लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, लिख लिया इतनी बात। अब अब बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो कोलेस्ट्रम से आती है एंटीबॉडीज वो कौन सी होती है, कौन बताएगा? IgA. हाँ, लिख दो। ये किस में मिलती है? कोलेस्ट्रम में। अच्छा, प्लेसेंटा से क्रॉस कौन करती है? IgG, क्रॉस थ्रो प्लेसेंटा। और बेटा एलर्जी के टाइम पे कौन सी एनर्जी एंटीबॉडीज बनती है? हाँ, ये एलर्जी में काम करती है। मैं स्पेशल को लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे बस, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एलर्जी यानी कि कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए तो उस समय काम करती है। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. चलिए, अब है डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हटा दो इसको। Yes, sir. एंड डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक तो लिख दो एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखो बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है, इधर देखिए सब। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीजन दिया जाता है, एंटीजन आएगा और उसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी? Antibodies. हाँ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होंगी। मेरी बात को समझिएगा। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, क्या आ रहा है? एंटीजन। मेरी बात को समझिएगा, क्या आएगा इसमें? Antigen. अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। यानी कि इसमें एंटीजन आएगा। अब एंटीजन जो है दो तरीके से आ सकता है, या तो नेचुरल आएगा, तो उसे बोलेंगे नेचुरल
एक्टिव इम्यूनिटी, समझिएगा, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा इम्यूनिटी। और एक हो सकता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो बेटा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि जैसे आप लोग जानते हो कि आपके सराउंडिंग जो एयर है उसके अंदर नंबर ऑफ पैथोजेंस है, और नंबर ऑफ पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते रहते हैं, लेकिन क्या हमें हर बार मेडिसिन की जरूरत पड़ती है? बोलो। No, sir. नो नो। सर। तो जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज उसको किल कर देती हैं। तो जब नेचुरली एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि उनको उनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन रही हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो कोरोना की वैक्सीन या बच्चों को जो है, बच्चों को आपने देखा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, उन्हें पोलियो वैक्सीन लगती है। क्यों लगती है पोलियो वैक्सीन? क्योंकि पोलियो वैक्सीन के अंदर होते हैं पोलियो वायरस, जो कि वीक फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? Weak form. वीक फॉर्म में, यानी कि वो पोलियो कॉज नहीं कर सकते, लेकिन उसको बॉडी में क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है ताकि उसके अगेंस्ट क्या बन जाए? एंटीबॉडीज बन जाए। क्योंकि जब सेकंड टाइम जब पोलियो वायरस एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी के अंदर होंगे और वो उस पर अटैक कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स। नई बात समझ में आई? Yes, sir. तो जब Yes, वैक्सीन sir. यानी कि आर्टिफिशियली हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो उसमें क्या दिया जाता है? बाहर से एंटीजन दिया जाता है, हम लोग देते हैं। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में अपने आप एंटीबॉडीज बनती हैं। क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बेटा, इसमें डायरेक्टली दी जाती है, डायरेक्टली गिवन। इसमें क्या होती है? इसमें एंटीबॉडीज वर्क करती हैं। डायरेक्टली क्या फॉर्म होती हैं? डायरेक्टली फॉर्म एंटीबॉडीज। क्या डायरेक्टली फॉर्म होती हैं? जल्दी बोलो। Antibodies. एंटीबॉडीज। जैसे आप दो तरीके से बात कर सकते हैं, इधर देखिए, इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं दो पार्ट्स में, तो मैं इसे कहूंगा, एक कहूंगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब आप देखो, इसमें एंटीबॉडीज काम कर रही हैं। कौन काम कर रही हैं? एंटीबॉडीज, यानी कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज बन रही है, यानी कि यहाँ पर एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या काम कर रही हैं? क्या काम कर रही हैं? बोलो। Antibodies. एंटीबॉडीज। यानी कि डायरेक्टली फॉर्म वर्ड ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली एक्ट एंटीबॉडीज। डायरेक्टली एक्ट, यहाँ पे डायरेक्टली एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, जैसे हमने कहा, कोलेस्ट्रम। क्या एग्जांपल है? कोलेस्ट्रम। आप लोग जानते हैं Colostrum. कोलेस्ट्रम से आईजीए एंटीबॉडीज जो है बच्चों को दी जाती आ जाती हैं, ठीक है? अरे बोलिए। और वो क्या करती हैं? उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये क्या हुई? नेचुरली आई ना, तो ये क्या हो गई? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। या प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी आती है एंटीबॉडीज? जल्दी से बताओ। आईजी। IgG. ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के। क्लियर? और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का जो अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं कहूंगा एंटी वेनम। एंटी वेनम ऑफ स्नेक। आप लोग जानते हो कि जो घोड़ा होता है, जब घोड़े को सांप काटता है तो घोड़े की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि घोड़े की बॉडी ब्लड के अंदर एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं जो जो सांप का जहर है, जो टॉक्सिन है, उसको किल कर देता है। इसलिए सांप के काटने का घोड़े के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है सब लोगों को ये बात? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, घोड़े के अंदर से वो एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं और उन एंटीबॉडीज को हम नाम देते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज। क्या नाम देते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज। और हम जब किसी को सांप काट लेता है तो उसकी बॉडी में हम एंटी वेनम देते हैं। एंटी वेनम किससे तैयार किया गया है? एंटीबॉडीज ऑफ हॉर्स से। वो उसको दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की जान बच जाती है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम किसका यूज करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज का। क्लियर है सब लोगों को? सारे टर्म्स क्लियर हो गए सबको? किसी को कुछ पूछना है? लिखवा दूं? सर हाँ। सर ये एंटीबॉडी हॉर्स की बॉडी से ली जाती है तो फिर वो CMI वर्क नहीं करता?
नहीं बेटा, सीएमआई नहीं वर्क करता, उसको बनाया इस तरीके से जाता है कि जो बॉडी के अंदर वो सीएमआई वर्क ना करे। ओके ठीक सर। है, हाँ। ऐसे तो बेटा फिर सीएमआई तो फिर अगेंस्ट उसके भी काम करेगा, वैक्सीन के भी अगेंस्ट काम करना चाहिए। ब्लड में नहीं काम करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज ग्राफ्ट की जाती है, जो ऑर्गन जैसे कोई ट्रांसप्लांट कर दिया, तब ये काम करता है सीएमआई, ब्लड में नहीं काम ओके करता। सर। तो लिखिए, चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर लिखना। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखिए। व्हेन ए होस्ट, लिखिए व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, यानी कि जब होस्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, कॉमा, antibodies are produced in host body, antibodies are produced in host body, antibodies are produced in host body, this type of immunity is called active immunity। क्या कहेंगे बेटे से? एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ, एक्टिव। अच्छा, अगर हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में देखें तो सबसे तो स्लो कौन सी रहेगी? एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटीजन देंगे तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, उसमें हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं। तो बताओ स्लो प्रोसेस कौन सी हुई? एक्टिव इम्यूनिटी। तो लिखिए, लिखिए एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, एंड मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो लिख दो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक तो लिख दो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी तरफ लिख दो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लिखिए, इट इज एक्वायर्ड, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखिए, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, इट इज एक्वायर्ड व्हेन एंटीजन गेन एक्सेस इनटू द बॉडी, when antigen gain, GAIN, gain access, ACCESS, access into the body during natural infection, during natural infection, during natural infection। चलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में लिखिए, it is resistance induced by vaccines, it is resistance induced by vaccines, induced by vaccines। देख लिया आपने? लिख लिया? यस सर। चलिए अब पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखिए। तो बेटा पैसिव इम्यूनिटी में हम कौन सी एंटीबॉडीज का यूज करोगे? क्या नाम दिया था उस एंटीबॉडीज को? सर रेडीमेड एंटीबॉडीज। हाँ, तो लिखिए पैसिव इम्यूनिटी में व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू, डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, अगेंस्ट फॉरेन एजेंट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, called passive immunity, called passive immunity, called passive immunity। अगला पॉइंट लिखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक तो लिखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक तो लिखिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखिए, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mother, secreted by mother during initial days of lactation, during initial days of lactation, initial days of lactation has abundant, has abundant antibodies IgA to protect the, to protect the
इन्फेंट, INFANT। इन्फेंट क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? न्यूबॉर्न बेबी। यस, सर ब्रैकेट 2 में साल से जो कम होते हैं बच्चे, जो न्यूली बॉर्न नहीं नहीं, बेबी। ऐसे नहीं बोलते, न्यू बॉर्न बेबी लिखो ब्रैकेट में, बस न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड इसी में लिखना है, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, द फीटस ऑल्सो रिसीव्ड सम एंटीबॉडीज लाइक IgG, like IgG from their mother, from their mother through placenta, through placenta during pregnancy, during pregnancy। तो दो एग्जांपल हो गए बेटा इसका, IgA और IgG। क्लियर है सबको? बोलो। Yes. चलिए अगला लिखिए, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखिए, व्हेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर, when performed antibodies are directly injected into the body, directly injected into the body। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. हैंड डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, हैंड डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। अच्छा बेटा, वैक्सीन देना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन क्या कहलाता है? यस Vaccine. सर, Sir, वैक्सीनेशन। artificial active immunity. है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बेटा वो तो इम्यूनिटी हुई ना, मैं ये बोल रहा हूँ वैक्सीन देना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अरे वैक्सीन, वैक्सीनेशन तो होता है। Yes, sir. Sir, वैसे आना तो इसके अंडर ही चाहिए ना सर, ये अरे artificial active अरे immunity बेटा के अंडर। मेरे बच्चे, वो अगर आपसे पूछेंगे सर, वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई, तब नाम लोगे ना उसका। हाँ सर, नहीं मैं एक चीज पूछ रही हूँ सर। हाँ बताओ। सर यही पूछ रही थी कि मतलब आना तो इसके अंडर ही चाहिए ना, आर्टिफिशियल एक्टिव हाँ, इम्यूनिटी के। बेटा इसी के अंडर में आएगा, और किसके अंडर में? इसी के अंडर में आना है वो। लेकिन वैक्सीन आप किसी को दोगे तो आप ये थोड़ी तो कहोगे सर कि वैक्सीनेशन, यस सर। वैक्सीनेशन कहोगे ना, ये कह दोगे यस आर्टिफिशियल सर। एक्टिव इम्यूनिटी दे दी तुम्हें। नहीं सर। जाओ खुश रहो, आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर हमारा। नो सर। ठीक है, तो लिखिए, फर्स्ट वैक्सीनेशन जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? एडवर्ड जीनर ने। इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। लिखिए, द फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज परफॉर्म्ड बाय, द फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज परफॉर्म्ड बाय ए यंग ब्रिटिश फिजिशियन, ए यंग ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर, ब्रैकेट में लिख दो 1796, 1796, to protect people from, to protect people from smallpox, people protect from smallpox। आप लोग जानते हो स्मॉल पॉक्स अब कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है अर्थ से, बताया था, लिखवाया था। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो इसके लिए जो वैक्सीन तैयार की थी वो किसने तैयार की थी? एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, इसीलिए एडवर्ड जीनर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो लिख दो, एडवर्ड जीनर इज रिगार्डेड एज, एडवर्ड जीनर, EDWARD, एडवर्ड जीनर, JENNER, एडवर्ड जीनर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, चिकन जो पॉक्स होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट सबसे पहले वैक्सीन कौन सा था, किसने तैयार की थी? चिकन पॉक्स ने, चिकन कॉलरा के अगेंस्ट लुइस पास्चर ने। किसने तैयार की थी? बोलो। Louis Pasteur. तो लिखो, द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन, द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन
consisting of weakened microorganism, weakened की spelling है WEEKENED, weakened microorganism against chicken cholera was developed in 1880 by the French microbiologist Louis Pasteur. लुइस पास्चर की स्पेलिंग है LOUIS, लुइस पास्चर, PASTEUR, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का कहीं हमने यूज भी किया था क्या? कहीं नाम का कुछ और भी है इससे रिलेटेड? कुछ किसी को याद है क्या कुछ? हाँ बच्चों, हाँ इवोल्यूशन में आया था। एवोल्यूशन में करा था। हाँ, इतना तो याद है। अरे वाह, एवोल्यूशन में तो करा था, लेकिन कहाँ करा था? वो एक्सपेरिमेंट के वक्त हैं? एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट? हो रहे थे ना सब। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, उसमें करा था सर। हाँ, क्या किया था उसने, लुइस पास्चर ने? वो फ्लास्क स्टेराइल एक्सपेरिमेंट लिए थे ना था। सर, और हैं? स्टेराइल फ्लास्क। हाँ, तो क्या किया था, मतलब मेन क्या कर दिया था इसने ऐसा? ये बताया था कि लाइफ जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उससे ही ओरिजिनेट होती है, न्यू लाइफ। हाँ बिल्कुल सही बात। तो क्या किया था इसने? मैथ का एक्सपेरिमेंट है ना कोई? अरे वाह, नेक का एक्सपेरिमेंट था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे करा क्या था? सर आप पूछना क्या चाहते हो? स्टेराइल फ्लास्क लिया मैं था ये और पूछना नॉन चाहता स्टेराइल हूँ। फ्लास्क लिया था, तो हाँ, तो और इसने जो कोई कहेगा कि खाना बनाना मुझे आता है, किसी ने कहा कि मुझे, मैंने टमाटर काट दिया, किसी ने प्याज काट, बनाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, काम की बात करनी है ना, वो चीज मैं पूछना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, हैंड डालिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। अच्छा, कितनी जनरेशन की वैक्सीन आती है? 3। 3 जनरेशन, तो लिख दीजिए। नंबर पहला हैंड डालिए। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। बेटा, जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। पूरा का पूरा क्या यूज करते हैं, बोलो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा, उसकी 3 कैटेगरी हो सकती है। या तो वो लाइव जिंदा रहेगा, या डेड रहेगा, उसको मार दिया जाएगा, या फिर उसको इतना वीक कर दिया जाएगा कि वो बीमारी कॉज ना करे। ठीक है, बात समझ में आई? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, वैक्सीन समझ में आ गया? तो लिखो, दीज आर होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, these are whole organism vaccine, either live, LIVE, either live, dead, weekend। वीकेंड को बेटा एक और नाम देते हैं, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड और किल्ड फॉर्म, और किल्ड फॉर्म। किस किस फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, बताओ इसमें होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोलो? लाइव, डेड, किल्ड एंड वीकेंड फॉर्म। डेड, डेड ही तो किल्ड में आ जाएगा बेटा। लाइव, डेड एंड वीकेंड। डेड को ही तो किल्ड कहते हैं, किल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के कौन कौन से हैं। लिखिए, स्मॉल पॉक्स किस किस के अगेंस्ट बनाई जाती है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन? लिखिए, स्मॉल पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, साल्क्स पोलियो वैक्सीन, SALK एपोस्ट्रोफी S, साल्क्स पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड रेबीज, टाइफाइड रेबीज। ये सारी जो वैक्सीन है, सब किसकी वैक्सीन है बेटा? जल्दी बताओ, किसके एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट जनरेशन। हाँ, और बेटा इसमें अब हेडिंग डालिए सेकंड जनरेशन वैक्सीन। बेटा, सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सब यूनिट यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन। तो लिखिए,
These are subunit vaccine. These are subunit vaccine, comma, consisting of defined protein antigen. Consisting of defined protein antigens such as tetanus or diphtheria, such as tetanus or diphtheria toxoid, 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 such as tetanus or diphtheria toxoid, or recombinant protein component, or recombinant protein component, recombinant protein component such as hepatitis B surface antigen, hepatitis B surface antigen produced by yeast, produced by yeast, comma, herpes vaccine, etc. herpes वैक्सीन एटसेट्रा। मतलब कहने का ये है कि इस वैक्सीन में, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। वो कोई डिफाइंड प्रोटीन भी हो सकता है, वो कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी हो सकता है। क्लियर सब लोगों को? अगला यस लिखिए, सर। थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में बेटा हम हमेशा डीएनए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डीएनए। तो लिखो, these are DNA vaccine, these are DNA vaccine, अच्छा, अरे कोई बात नहीं, these are DNA vaccine, कॉमा, मेड अप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड समझते हैं आप लोग? बैक्टीरिया के अंदर पड़ा होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। मेड अप ऑफ प्लाज्मिड that has been genetically engineered to produce, that has been genetically engineered to produce one or two, one or two, one or two specific antigens from a pathogen, from a pathogen। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके लिए, कौन सा आता है लिख दीजिए। थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड, हैज बीन डेवलप्ड, हैज बीन डेवलप्ड। चलिए हैंड डाल दीजिए, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, हैंड डाल दीजिए, डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, disorders of immune system। तो पहले पहला नंबर फर्स्ट लिखिए डिसऑर्डर का नाम, एलर्जी। आप लोग एलर्जी समझते हैं? एलर्जी, एलर्जी को ही बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो बताओ बेटा, जब एलर्जी होगी किसी को तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी? आईजीई। आईजी। सर आईजीई। बेटा देखो, कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है, जैसे एलर्जी का जो बेस्ट डिसीज का नाम लेता हूं मैं, एस्थमा। किसी को जब एस्थमा होता है तो वो किसी चीज के वो कांटेक्ट में, किसी चीज से उसको एलर्जी होती है। जैसे किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो खांसना छींकना स्टार्ट कर देगा, उसे सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसको कहा जाता है एलर्जी, ठीक है ना। और जिसकी वजह से उसे दिक्कत होती है, यानी कि जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है, उसको हम नाम देते हैं एलर्जेंस। क्या नाम देते हैं? बोलो। एलर्जेंस। एलर्जेंस। तो लिखिए, इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन टू, it is the hypersensitiveness of a, it is the hypersensitiveness of a person
to some foreign substance, to foreign substance coming in contact with, coming in contact with, or environmental, or sorry, contact with or entering the body, entering the body. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, the substance to which, the substance to which such an immune response is produced, the substance to which such an immune response is produced are called allergens. क्या नाम देते हैं उनको? allergens, allergens. ठीक है, इट मे बी, ये क्या क्या हो सकते हैं लिखिए, माइट्स, ये माइट्स हो सकते हैं, कोई डस्ट हो सकती है, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर्स, DANDERS, फैब्रिक्स हो सकता है, एनिमल डेंडर फैब्रिक्स, जो एनिमल से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं उसके कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, फैदर की वजह से हो सकता है, माउल्ड की वजह से हो सकता है, हीट गर्मी की वजह से हो सकता है, कोल्ड की वजह से हो जाता है, सनलाइट की वजह से होता है, एटसेट्रा. देख लिया, बोलो, एंड डालिए टाइप्स ऑफ एलर्जी, एंड डालिए टाइप्स ऑफ एलर्जी. कितने टाइप की एलर्जी होती है, कोई बच्चा बताएगा? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. yes sir, हाँ, कितने टाइप की एलर्जी होती है? 3 टाइप की एलर्जी होती है. नंबर फर्स्ट लिखिए, एस्थमा. ठीक है, एस्थमा में क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं एलर्जन के. तो लिखिए, इट इज सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू सराउंडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक, surrounding respiratory tract causing narrowing of respiratory tract, causing narrowing of respiratory tract. अगला पॉइंट लिखिए, the tissue surrounding the respiratory tubes in the lung, the tissue surrounding the respiratory tubes in the lungs swell up and compress the tubes, and compress the tubes, hence there is difficulty in breathing. हाँ, अस्थमा में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. वैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था अस्थमा के बारे में. मैंने कहा था कि कुछ लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में जाते हैं. चलिए, सेकंड लिखिए, हे फीवर, HAYFEVER, हे फीवर. ठीक है, लिखिए, इट इज द एलर्जिक फॉर्म, it is the allergic form, there is there is there is
red and running eyes and nose. There is red running eyes and nose, यानी कि इसमें आंखें और नाक लाल हो जाती हैं। और इसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? हे फीवर के लिए लिख दो, द ड्रग कॉल्ड एंटीहिस्टामीन। कौन सी ड्रग दी जाती है इसके लिए? बोलो। एंटीहिस्टामिन। हाँ हाँ। थर्ड लिखिए एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर कोई एंटीबॉडीज देता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट करता है एक जगह पे, थोड़ी सी दे के देखता है। जब वो वहां पर और देने के बाद उस पर सर्कल बना देता है और कहता है कि 5-10 मिनट बैठ जाओ। देखा है ऐसा कभी आपने? नो सर। नहीं देखा सर। यस तुम कहाँ रहते हो बेटा? दुनिया में रहते हो कहीं दुनिया से बाहर? कभी 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 आज तक आपने एंटीबॉडी वो नहीं लगवाया, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन? यस सर। सर इंजेक्शन तो लगवाया बट ऐसे नहीं कि वो छोड़ देते हैं कि 5-10 मिनट वेट करो। किसी ने कभी देखा तो होगा कोई मेडिसिन को चेक करने के लिए हल्का सा दे के वो छोड़ देते हैं सर्कल बना के। यस सर। ऐसा देखा है किसी ने? हाँ किसी सर। मेडिसिन में देखा होगा। वो इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पेशेंट को उसकी एलर्जी हो, क्योंकि जैसे जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन साइड इफेक्ट लेती है, ठीक है? तो अगर हम उसे बिना चेक किए ही लगा दें तो बच्चे तो लोग तो क्या हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। अरे बात समझ में आई? तो जब किसी को मेडिसिन की एलर्जी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाफाइलैक्टिक शॉक। क्या बोलते हैं? एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो लिखो, इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन, it is an allergic reaction involving all the tissues of body, involving all the tissues of the body and occurs in a few minutes after the injection of an antigen such as penicillin. लिखो, it is a very serious reaction. It is a very serious reaction. ठीक है? अब इसमें होता क्या है एनाफाइलैक्टिक शॉक, थोड़ा सा बता दूं, समझ पाओगे? बताऊं? यस सर। यस इसमें सर। इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताओ? ब्लड। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? टिश्यू फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताओ? एक तो तुम बोलते बड़े देर में हो यार। क्या है बाहर की तरफ, जल्दी बताओ? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। तो अब क्या होता है बेटा, ब्लड के अंदर हिस्टामीन रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? हिस्टामीन। और मैंने आपको बताया था हिस्टामीन वैसोडाइलेटर होता है, वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा। तो जब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके वो किससे लाइंड होती हैं, एंडोथीलियम से। और एंडोथीलियम के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स। और एंडोथीलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फेनिस्ट्रा। अरे याद आया? यस सर। पता नहीं याद है नहीं है, पुरानी बात आपको याद है? याद है सर। यस सर। ठीक है। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो चौड़ी हो जाएंगी तो ये साइज बढ़ेगा घटेगा, बताओ? सर घट जाएगा। चौड़ा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा ना बेटा, स्ट्रेच ऐसे खिंच जाएंगी ना। जब चौड़ी होगी कोई चीज तो फिर उस साइज बढ़ जाएगा ना, यस सर। कॉन्ट्रैक्शन में पास आएगा ना। यस सर। ठीक है? तो जब ये साइज बढ़ जाएगा फेनिस्ट्रा का तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो फिल्टर होकर टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। पेशेंट क्या हो जाएगा,
अनकॉन्शियस हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। नहीं बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया तो उसने रिएक्शन कर ली तो वो तुरंत हिस्टामिन रिलीज करा देता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और जो फ्लूइड है ब्लड से निकलकर वो कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड में। तो जब ब्लड फ्लूइड चला जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा तो पेशेंट्स के जो ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नई बात समझ में आई? यस सर। तो लिखिए। सर फिर डॉक्टर्स कैसे करते हैं? बटे मरे हुए आदमी का कौन इलाज करता है? हैं? ये तो नहीं सर, तो बचा नहीं सकते मतलब? हाँ बिल्कुल बचा सकते हैं, अगर हमें तुरंत पता लग जाए एनाफाइलैक्टिक शॉक, तो इसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो एंटी हिस्टामिनिक होती हैं, जो हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देती, जिसकी वजह से पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर लेकिन ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, इसलिए बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हमें ये काम करना पड़ता है। अरे काम से बात समझ में आई नहीं आई? सिम्टम्स वो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, वही हो गए सिम्टम बस? नहीं नहीं, एकदम से वहां पर जो है एकदम रेडनेस आ जाएगी, पता लग जाएगा कि रिएक्शन कर गई है। ओके सर। जहां पर जो आपने लगाया है वो चीज हार्ड हो जाएगी, हाथ, वो पेशेंट कहेगा कि मुझे ना बहुत हार्ड फील हो रहा है, जाते हुए मेडिसिन पता लग जाएगा शॉक कर गई है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लिख लो इस बात को, लिखो हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम रप्चर मास्ट सेल। इसका कॉज लिख दीजिए, कॉज, कारण, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्यों होता है, लिखिए। हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम रप्चर्ड मास्ट सेल, histamine released from ruptured mast cell causes marked dilation of causes marked marked dilation of all the arteries so that a large amount of fluid is passed so that a large amount of fluid is passed from the blood to the tissues, and there is a drastic fall in blood pressure drastic fall in blood pressure drastic fall in blood pressure अगला पॉइंट लिखो, the affected person may become unconscious the affected person may become, क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, अनकॉन्शियस। may become unconscious, ठीक है, and the individual may die and the individual may die within a short time within a short time within a short time। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हैंड डाल दीजिए। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं एलर्जी में, अब वो लिखिए। बताओ, किसी को तो एलर्जी होगी आप में से, कोई अपने सिम्टम बताए। यस सर। अपनी आप सर बीती सुनाए। स्नीजिंग, यस। वाटरी आईज, हाँ कफ। हाँ बिल्कुल सही है, ये सारे ही सिम्टम्स होते हैं। तो लिखिए एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स, लिखिए स्नीजिंग, छींकता है आदमी बार बार, स्नीजिंग। वाटरी आईज, आंखों से पानी आने लगता है। रनिंग नोज, नाक बहने लगती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे ही सिम्टम्स हैं किसके, एलर्जी के। हैंड डालिए। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, बताओ बेटा एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी ड्रग ली जाती है, लिख दो एंटी हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन। हाँ एंटी हिस्टामिन ली जाती है, ठीक है, एंटी हिस्टामिन लेते हैं इसके लिए। और क्या लेते हैं, एड्रीनलिन भी लिया जाता है, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस, लिख दो,
quickly reduce the symptom of allergy. The symptom of एलर्जी। अगर किसी को अचानक से एलर्जी हो जाए तो हम उसको एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स एकदम से रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर सब लोगों को? सर हाँ जी बोलो। सर जब एलर्जी होता है तो हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनने लगता है क्या? क्या चीज? प्रोस्टोग्लैंडिन? वो भी बनने लगता है जब मतलब किसी चीज से अगर एलर्जी है तो उस टाइम पे? प्रोस्टोग्लैंडिन का यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। ओके सर। क्यों? कैसे? क्यों पूछा? जैसे मुझे लगा जैसे जब एलर्जी होती है ना तो एलर्जिक रिएक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते हैं, जैसे हिस्टामाइन वगैरह बनते हैं ना, तो मुझे लगा नहीं नहीं प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते होंगे। नहीं प्रोस्टोग्लैंडिन का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। मेन काम यहाँ पे हिस्टामीन का है, ठीक है? इसीलिए एंटी हिस्टामिनिक जितनी भी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन है, उनका यूज किया जाता है। सर हाँ जी। सर स्टेरॉइड से क्या होगा? स्टेरॉइड से क्या होगा? इससे मतलब उसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ना। बेटा ये सारी एंटी हिस्टामिनिक है बेटा, ये सब हिस्टामिन को रोक देते हैं। ओके सर। हाँ। अच्छा एक और था, आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे कि मतलब स्किन रिएक्शन हो जाती है, स्किन रिएक्शन हो जाती है, रेड हो जाती है, बड़े बड़े उस पे ब्लिस्टर्स बन सर। जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्जिमा। क्या बोलते हैं उसे? एक्जिमा। तो वो भी लिख दो, एक्जिमा। एक्जिमा, एक्जिमा में, एक्जिमा बीमारी जो है, एक्जिमा भी क्या है बेटा? ये भी एलर्जी है। क्या है बेटा? ये भी एक टाइप की एलर्जी है। और इसमें क्या होता है, लिख दीजिए, स्किन बिकम रेड। स्किन कैसी हो जाती है? रेड। followed by appearance of followed by appearance of minute blisters। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। followed by appearance of minute blisters, जिसको हिंदी में बोलते हैं धापड़ पड़ना, धापड़ धापड़, हाँ धापड़ पड़ना। सुना है कभी ऐसा वर्ड? यस सर। धापड़ पड़ना सुना होगा। एक्जिमा तो बहुत फेमस सर है ना, पुराने लोग कहते हैं ना। हाँ चलिए, हैंड डाल दीजिए। ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा ऑटो इम्यूनिटी कैसे काम करती है? क्या है ऑटो इम्यूनिटी? कोई बताएगा मुझे? ऑटो इम्यूनिटी, अच्छा ये बताइए, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जब बाहर से कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो उसको मार किल करने का काम ही तो करती हैं। अरे बोलो। लेकिन जब कभी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के ऑर्गन या टिश्यूज पे अटैक कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसे? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी। तो लिखिए, लिखो, ऑटो इम्यून डिसीज अकर, autoimmune disease occur if body's immune system fail to recognize self and non-self cells, self and self from non-self cells। सेल्फ सेल्स क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स। और नॉन सेल्फ सेल्स क्या है? दूसरी बॉडी के सेल्स। जब वो फॉरेन बॉडी में और हमारी सेल्स के बीच में जब आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती, तो उस केस में वो हमारी बॉडी की सेल्स के ऊपर ही क्या कर देती हैं? अटैक कर देती हैं। उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो कहां तक लिखा आपने? फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड स्टार्ट डेस्ट्रॉइंग द बॉडीज ऑन सेल्स। चलो बेटा, मुझे बता सकता है कोई इंसान की ऑटो इम्यूनिटी कौन कौन से एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी के? 2-3 एग्जाम्पल तो बता दो। सर माइथेनियास ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यस, लिखिए सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस। सेकंड लिखो क्रॉनिक एनीमिया। एनीमिया। क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, और बताओ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज।
और क्या है, एडिसन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और आ जाएगा रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सारे एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन से डिसऑर्डर है जल्दी से बताओ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। चलिए एक एक लिखिए, माल्ट, इसको इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा, माल्ट। माल्ट की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या फुल फॉर्म है इसकी? बोलो। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हाँ, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिखो जल्दी से। देखो बेटा, मैंने आपको फिजिकल बैरियर में म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी और यूरिनोजेनिटल ट्रैक बताया था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, उसी को ही एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं माल्ट। और इसके अंदर लगभग हमारी पूरी बॉडी की 50% लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, इसीलिए ये मेन लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इसीलिए ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज बनाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो लिख दो, इट इज द लिम्फोइड टिश्यूज, माल्ट के बारे में लिखिए, इट इज द लिम्फोइड टिश्यूज located within the mucosal lining, located within the mucosal lining of major tracts, of the major tracts, ब्रैकेट में लिख दो, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक कॉल्ड माल्ट। इसको क्या मिलाकर बोलते हैं एक साथ? कॉल्ड माल्ट, MELT। क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलो। माल्ट। माल्ट। अगला पॉइंट लिखिए, it constitute about 50% of lymphoid tissue, 50% of lymphoid tissue in human body, in human body। यानी कि अगर आपसे पूछें कि आपकी बॉडी के जो 50% लिम्फोइड टिश्यू हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहाँ टिक लगाएंगे, जल्दी से बताएं। लिम्फोइड टिश्यू। यस, लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज नहीं, सॉरी, माल्ट। कहाँ पे टिक लगाओगे? माल्ट। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेस। तो हेडिंग डाल दीजिए, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेस। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बेटा मैं इतना जरूर बता देता हूँ, आप अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सारी डिसीज पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने आपको एंटीजन, एंटीबॉडी बॉडीज, मैंने आपको बैक्टीरियल सारी डिसीज पढ़ाई हैं, वायरल डिसीज पढ़ाई हैं, मलेरियल डिसीज पढ़ाई हैं, फंगल डिसीज पढ़ाई हैं, प्रोटोजोन डिसीज पढ़ाई हैं, उसके बाद एड्स, कैंसर पढ़ाया, फिर इम्यूनिटी पढ़ाई, और अब लास्ट में क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, बोलो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, a person without thymus would not be able to reject a tissue transplant, इसका रीजन बता दो। बेटा फिर से आप क्वेश्चन पढ़ना। Person without thymus gland would reject a tissue transplant। हाँ, तो बेटा थाइमस ग्लैंड को तो मैंने आपको बताया था थ्रोन्स ऑफ इम्यूनिटी है। यस सर। हाँ, तो उसी के बेस पे देखो इसको। नई बात समझ में आई बेटा? थाइमस ग्लैंड ही तो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स अगर मैच्योर होंगी, भाई थाइमस ग्लैंड के अंदर ही जाके तो टी लिम्फोसाइट स्टोर होती हैं और मैच्योर होती हैं, और जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगी तो जब बाहर से कोई एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो टी लिम्फोसाइट ही तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया। नई बात समझ में आई?
ओके सर, समझ में आया नहीं आया फिर से बताऊं? आ गया सर। आ गया, चलिए। सर हाँ, सर क्वेश्चन में क्या था, रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या चीज बेटा? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मैं लिखता हूँ सर सामने, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ बताओ। सर, a person without thymus एक would मिनट, not able रुक to जाओ। reject a पर्सन, tissue एक मिनट धीरे धीरे करके। पर्सन without thymus विदाउट थाइमस, थाइमस निकाल दिया, फिर would not be able to वुड नॉट बी एबल टू और इसका आंसर सर रिजेक्ट अ टिश्यू ट्रांसप्लांट है। रिजेक्ट द टिश्यू ट्रांसप्लांट। टिश्यू ट्रांसप्लांट। अब बताओ बेटा, तुम क्या जानना चाह रहे हो? यस सर सर रीजन ही जी। पूछ रहा था। जो बात मैंने बताई है वही तो लिखी हुई है सामने। यस सर। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, थाइमस ग्लैंड, देखो थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है इनको मैच्योर कराता है। ठीक, और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट्स को ताकि एंटीबॉडीज बने, और एंटीबॉडीज ही तो फौरन जो जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसके ऊपर अटैक करेंगे। नई बात समझ में आई? अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया। जो थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया तो टी लिम्फोसाइट्स क्या मैच्योर होंगी? नो सर। है? तो तभी तो लिखा है वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्ट द टिश्यू ट्रांस, तो वो टिश्यू यस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगी तभी तो रिजेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ से थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया तो वो कर ही नहीं पाएंगे उसको। अरे क्लियर है? सर मतलब हाँ एंटीबॉडी नहीं बनेगी? देखो बेटा, कान को कैसे भी पकड़ लो, आप ये भी कह सकते हो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, आप ये भी कह सकते हो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होगा, आप ये भी कह सकते हो कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगी। कहीं से कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। अल्टीमेटली रिजल्ट तो एंटीबॉडीज सर बनाना था। हाँ सर अगर क्वेश्चन में होता कि जैसे बोन मैरो है, कोई दूसरा क्वेश्चन है, अगर देखो अपनी तरफ से बोन क्वेश्चन मैरो में अगर बना। कोई डिफेक्ट हो गया तो सर क्या उसमें तो ये लेंगे ना कि बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, उसकी वजह से फिर सीएमआई एचएमआई वर्क नहीं करेगा। बेटा देखो, हर एक का कॉज अलग अलग होता है। अगर बोन मैरो में डिफेक्ट हो जाएगा तो बोन मैरो में डिफेक्ट हो जाएगा, तो किस तरीके का डिफेक्ट हुआ है तो अगर वहां पे ऐसा डिफेक्ट हो जाता है कि बी और टी लिम्फोसाइट वहीं तो बनती हैं, वो बनाएगा ही नहीं, तो इम्यूनिटी तो वैसे ही नहीं डेवलप हुई। ओके सर, नहीं बात समझ में आई? आगे सर। क्वेश्चंस को अलग अलग वे से सोचना होता है, ठीक है ना? यहाँ पर सर इन्होंने सीधे, एक मिनट बेटा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड के निकालने से ये बताओ, बस एक शॉर्ट फॉर्म में मुझे बताओ, जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? आप खुद बताओ। एक्सेप्ट कर लेगी रिजेक्ट सर। करेगी सर। है? सर एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट करेगी? बेटा दिमाग नहीं लगाते हो। थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया है। सर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का भी तो यही काम होता है। बेटा वो लड़की बात करे जो अभी बता रही थी रिजेक्ट, आपको समझ में आई बात? पकड़ पा रहे हो? हेलो? सर जैसे जब थाइमस को ही हटा दिया तो टी लिम्फोसाइट्स ही मैच्योर नहीं हो रहे, जब टी लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज तो बनेंगी नहीं वैसे भी, हाँ, और एंटीबॉडीज नहीं तो बनेंगे फिर तो रिजेक्ट करेंगे। बॉडी रिजेक्ट क्यों करेगा? फिर तो एक्सेप्ट करेगा ना, एंटीबॉडी तो रिजेक्ट कर रहा था उसको। ओके हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं बात समझ में आई अभी भी? स्ट्राइक कर गई माइंड में? यस सर। हाँ चलो सर और बट इस बताओ। क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन भी है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वो नहीं हो सकता? क्या वुड चीज? नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नहीं, मेन चीज तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए देखोगे ना आप। एंटीबॉडीज तो वो मे बी और मे नॉट बी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो मेन चीज देखोगे ना, मेन क्या है, टिश्यू ट्रांसप्लांट, टिश्यू ग्राफ्टिंग को रोकेगा ना वो। ओके सर। आ, आप प्रेफरेंस दोगे ना, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस, तो मेन चीज क्या है, मेन रिजल्ट क्या था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसको रोकेगा ना। अरे क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए, तो अब स्टार्ट कर दीजिए, हैंड डाल दीजिए, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूजेस। ड्रग एंड
अल्कोहल एब्यूजेस। अच्छा, एब्यूजेस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ज्यादा लेना, हैं? ज्यादा मिसयूज, एक लेना। दूसरे वर्ड में मिसयूज। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना, क्या करना? एक्सप्लॉइट, तेज से बोलो बेटा, सुनाई आना चाहिए। मिसयूज। मिसयूज करना यानी कि एब्यूजेस। ठीक है, तो बेटा देखिए, ड्रग और अल्कोहल जो होती हैं, इसके एब्यूजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चार्ट है, एक चार्ट बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा 4 तरीके की ड्रग मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक चार्ट बनाना है आप लोगों को। तो लिखिए, सबसे पहले में लिखिए पहला कॉलम में लिखिए टाइप्स ऑफ ड्रग। पहले कॉलम में लिखिए टाइप्स ऑफ ड्रग। ये जो मैं बना रहा हूँ चार्ट से, इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कोई ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। टाइप्स ऑफ ड्रग। सेकंड में लिख दीजिए एग्जाम्पल। थर्ड में लिख दीजिए इफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज। तो सबसे पहले ड्रग की बात करते हैं, सिडेटिव ड्रग। सिडेटिव एंड ट्रांक्यूलाइजर्स। ठीक है, चलिए बताइए बेटा, जो सिडेटिव जो होते हैं, सिडेटिव ड्रग किससे रिलेटेड है, कौन बच्चा बताएगा? सोने से। सोने से, नींद से रिलेटेड है ना? आप लोगों ने देखा है कि जैसे कभी जो ट्रांसक्यूलाइजर का आपने बड़ा नाम सुना होगा, किस जगह पे सुना है? जैसे कहीं पे कोई जानवर किसी के घर में घुस जाए, तो उसको बेहोश करने के लिए हम ट्रांसक्यूलाइजर मारते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। सुना है आप लोगों ने? यस सर, अरे सुना है बच्चों, नहीं है बोलो यार, तुम तो बोलते भी सर नहीं हो। यस सर। ठीक है, ट्रांसक्यूलाइजर जैसे कहीं पे कोई सपोज कोई जानवर, जैसे जो रेस्क्यू वाले लोग होते हैं, जैसे कोई जानवर की चोट लग जाए, जैसे सपोज कोई लायन है या टाइगर है, उसके चोट लग गई, तो आप उसको ट्रीटमेंट करना है, तो पहले उसको क्या करोगे, बेहोश करोगे, तो उसके लिए हम ट्रांसक्यूलाइजर मारते हैं उसके ऊपर। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। क्या है बेटा ये, यहाँ लिख लो, स्लीप Sleep inducing drugs. इंड्यूसिंग ड्रग्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आते हैं, लिखिए, बारबिट्यूरेट्स, BARBITURATAS, बारबिट्यूरेट्स। और आ जाएगा बेंजोडाइजिपीन, बेंजोडाइजिपीन्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें आता है वैलियम। ठीक है, अब ये बताओ, अब आप इस तरीके से सोचो कि जब कोई नींद की गोली दे देगा तो हमें कैसा फील होगा? नींद क्यों आती है? जब हमारे दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे। अरे बोलिए। Yes sir. ठीक है, तो और ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस होगी या एनहांस होगी, बढ़ जाएगी, रिड्यूस हो Suppress. जाएगी, सप्रेस। तो लिखिए सबसे पहले क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे इसकी वजह से, लिखिए, डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगा, एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस। क्या होता है बेटा कामनेस का मतलब, क्या होता है? शांति, मतलब दिमाग में शांत कर देगा। जब सारे की सारी ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएंगी तो कैसा फील होगा आदमी को, शांत शांत फील होगा। उसके बाद ये क्या कर देगा, और क्या करता है ये, रिलैक्सेशन। क्या कर देगा, रिलैक्सेशन कर देगा। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, आराम, आरामदायक बना देगा। उसके बाद क्या कर देगा बेटा, ड्राउजीनेस कर देगा। ड्राउजीनेस बताओ क्या होती है, कोई बताएगा? ड्राउजीनेस क्या होती है? सुस्ती अरे आना। बोलो,
सुस्ती, है ना, सुस्ती को बोलते हैं, आदमी को सुस्ती आने लगेगी, एंड उसके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डीप स्लीप, और फिर वो नींद में चला जाएगा। ठीक है, डीप स्लीप, क्लियर। अब बेटा इसका क्लिनिकल यूज, किन पेशेंट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिन लोगों को ज्यादा टेंशन रहती है, जिनको नींद नहीं आती, एंजाइटी की दिक्कत रहती है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो क्लिनिकल यूज पहला क्या हो गया, एंटी एंजाइटी। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जरूर जल्दी जल्दी बताओ। एंटी एंजाइटी। और दूसरा हिप्नोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं, हिप्नोटिक ड्रग की तरह इसका यूज करते हैं। हिप्नोटिक ड्रग का मतलब हिप्नोटाइज करना, बेहोश करना। सर हाँ सही से एंटी एंजाइटी में यूज करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते, साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी को नींद नहीं आ रही, वो ये कह रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ हफ्ते भर से, और मेरे सर में दर्द रहता है, तो फिर क्या करोगे, आप दोगे ना मेडिसिन। यस सर। हाँ, साइड इफेक्ट तो हर मेडिसिन के होते हैं, जो भी मेडिसिन आप खाते हो सभी के साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर एक या दो बार यूज करो तो उसका साइड इफेक्ट, तब जब इसको लॉन्ग टाइम तक यूज करो, 1-2 महीने तक, तब जाके इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते सर साइड इफेक्ट। डॉक्टर्स देते तो है मतलब 4-5 महीने के लिए रेगुलर। तो बेटा उनके पास रास्ता नहीं है ना कोई भी। जैसे जिन लोगों को फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं, तो उनको दी जाती हैं नींद की गोलियां, ताकि रात को सोए। अगर बेटा दिमाग शांत रहेगा तभी पूरी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। अब नींद ही ना आए किसी इंसान को, तो पूरी बॉडी ना दिक्कत करती है। तो कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए जो कोशिश करते हैं कि जो कन्वर्जेंट ड्रग होती हैं या सिडेटिव ड्रग्स हैं, इनसे दूर रहे इंसान। इसीलिए कहते हैं कि अनिद्रा की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आदमी आराम से रिलैक्स रहना चाहिए। इसलिए टाइम से खाओ, टाइम से पियो, टाइम से सो, ऐसे लाइफ चाहते हैं सब लोग। चलिए अगला लिखिए, ओपिएट, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स वर्ड किसके लिए आता है, कौन बच्चा बताएगा मुझे। ड्रग्स ओपिएट, के लिए। हाँ नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आता है, देखिए इसमें आता है ओपियम, एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, ये पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ओपियम, इसमें आता है मॉर्फिन, इसमें आता है हीरोइन, इसमें आता है पैथिडीन, और इसमें आता है मेथाडोन। और इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, देखो ये दो काम करते हैं ओपिएट नारकोटिक्स। एक तो बेटा ये सिडेटिव का काम करते हैं, यानी कि आदमी को नींद भी आती है इसकी वजह से, और प्लस ये पेन किलर का काम करती है। पेन किलर को बोलते हैं एनाल्जेसिक, क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक, यानी कि रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने में काम करते हैं। तो कभी कभी बड़ी बड़ी जो सर्जरी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें हम मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। या जो सोल्जर्स होते हैं या आतंकवादी होते हैं, उनको मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि कहीं उनके अगर गोली लग जाए या कहीं से कट फट जाए या हाथ वाथ कट जाए, तो वो तुरंत मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं, ताकि इंटेंस पेन से उनको रिलीफ मिल सके। हमारे बात समझ में आई नहीं आई। यस सर। हाँ, तो लिख लीजिए इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट लिखिए, सप्रेस ब्रेन फंक्शन, ये ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है। सेकंड लिखिए, रिलीव इंटेंस पेन, रिलीव इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा जो पेन होता है उससे रिलीफ करने का काम करता है, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो मेंटल पेन हो, ठीक है। और टेम्परेरी प्रोड्यूस टेम्परेरी यूफोरिया, ठीक है। अब अगर सोचो किसी का हाथ कट गया, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो, तो कुछ देर के लिए ना उसको ऐसा फील होगा कि उसका हाथ कटा ही नहीं है, दर्द सारा खत्म हो जाएगा। तो उसे क्या फील होगा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बोला जाता है यूफोरिया। तो यूफोरिया को बोला जाता है यूफोरिया का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ कामनेस। क्या हो गया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा, सर फीलिंग, हाँ बोलो, फीलिंग ऑफ सर वेल, ड्रग और मेडिसिन में कोई डिफरेंस है? क्या चीज है, एक ही चीज है सर एक ही चीज है, हाँ। कैसा? सर
हाँ सर ये जो पेन किलर्स होते हैं इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, ओके जो सर। ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें वो ब्लॉक कर देता है टेम्परेरी रूप से। तो प्रोड्यूस टेम्परेरी यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? एक तरह से हिंदी में कहेंगे खुश रहना, उत्साह, यानी कि फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। आदमी को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो टेम्परेरी रूप से होता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है टेम्परेरी यूफोरिया, EUPHORIA। ठीक है। क्लिनिकल यूज इसका कहाँ पर यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं एनाल्जेसिक की तरह, एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं, यानी कि पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, इंटेंस पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। लिख लिया सबने इतना? लिख लिया? चलिए अगला लिखिए स्टूमुलेंट। हटा दो बेटा इसे। हटा दूं? यस सर। यस सर। चलिए अगला जो थर्ड कैटेगरी है के कॉलम थे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? तो अगला जो कैटेगरी है सी वाला, उसमें लिखिए स्टूमुलेंट। अच्छा, आप में से चाय पीने का किसको शौक है? बताइए। मेरे को। मेरे मुझे को? सर। सब जितने भी मुझे हैं सबको है ना? चलिए नाम बताइए। बताइए नाम। अब देखो नाम बताते हुए भी शर्मा रहे हैं, बताओ क्या होगा? राहुल कुमार। हाँ, राहुल कुमार। चलो अब राहुल, तुम्हें चाय क्यों पसंद है? क्यों, क्या सोच के पीते हो तुम चाय? रिलैक्सेशन लगता है? ऐसा लगता है नींद उड़ गई? ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने का मन करता है ना? बिल्कुल एक्टिव लगता है। यही स्टूमुलेंट होते हैं, इन्हीं को स्टूमुलेंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद भाग जाती है, उनको हम स्टूमुलेंट्स कहते हैं। तो स्टूमुलेंट्स में क्या क्या आते हैं? लिखिए सबसे पहले कैफीन, और कैफीन, ठीक है। और क्या आता है? लिखिए एम्फीटामिन, एम्फीटामीन, एम्फीटामीन्स, ठीक है। और क्या आता है? कोकेन। और क्या आते हैं इसमें? नोवाकेन। ये सारे आते हैं इसके अंदर। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, स्टूमुलेट द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को स्टूमुलेट कर देते हैं, स्टूमुलेट द नर्वस सिस्टम। दूसरा बेटा ये क्या करते हैं? मेक ए पर्सन मोर वेकफुल, मेक ए पर्सन मोर वेकफुल। मोर वेकफुल का मतलब उसको नींद नहीं आती, जागा हुआ फील करता है वो। तीसरा, और क्या कर देता है? इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस, उसको अलर्ट कर देता है। और प्रोड्यूस एक्साइटमेंट, एंड प्रोड्यूस एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है, काम करने की इच्छा जाग जाती है। क्लियर? तो बताओ बेटा इसका क्लिनिकल यूज कहाँ पर करेंगे, किस में करेंगे? अटेंशन डेफिसिट, किस में यूज करेंगे बेटा क्लिनिकल यूज? पहला क्या है? अटेंशन, बोलो। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है ध्यान की कमी। जिन लोगों को ध्यान नहीं लगता, जिनके ध्यान की कमी रहती है, वो लोग स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और कौन यूज करते हैं? नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी कोई बता सकता है क्या होता है नार्कोलेप्सी? जिनको हमेशा नींद आती है, वो लोग ज्यादातर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, स्टिमुलेंट का काम करते, ठीक है। तीसरा, वेट कंट्रोल, जिन लोगों को वेट कंट्रोल करना होता है, वो लोग भी चाय वाय पीते हैं ज्यादा। अरे बात समझ में आई नहीं आई? ये सारे क्लिनिकल यूज हो गए यस इसके। सर। हाँ सर बेटा बोलो।
सर एक सफिशिएंट नींद के बाद भी मतलब नींद क्यों आता है सर? जैसे किसी को बहुत ज्यादा नींद आता है, हमेशा मतलब सोने का ही मन करता है उसका, क्यों सर? देखो बेटा क्या होता है ना, अच्छी नींद आने का मतलब होता है बॉडी का रिलैक्स होना, ठीक है। अगर आपके दिमाग, क्या चीज? नहीं, वीकनेस से देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। कुछ लोग अपने जो जिसकी जो 24 घंटे की जो मैकेनिज्म है रहने की, वो जिनकी डिस्टर्ब रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करेंगे, दिन में जागेंगे, ठीक है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, पूरी रात क्या करते हैं, जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते, कि ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए मिनिमम 6 to 7 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे 4 या 5 ही घंटे सोते हैं, ठीक है। डाइट का बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग पढ़ाई इतने ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन डाइट इस तरीके से नहीं लेते कि दिमाग पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती प्रॉपर, हमेशा नींद आती रहती है। तो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। अगर मैं सब फैक्टर्स को एक साथ जोड़ दूं तो डिपेंड्स करता है आपके लाइफस्टाइल पर, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, और जिनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है उनको नींद अच्छी नहीं आती। तो जिनको नींद अच्छी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं किस चीज में कमी है, लाइफस्टाइल में, कहीं ना कहीं उनका जो डायरनल साइकिल है वो डिस्टर्ब है। बात समझ में आई नहीं सर आई? तो इसे कैसे मतलब करे रिदम साइकिल? देखो बेटा, रिदम साइकिल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हर चीज एक शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, कि रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ाई का, हर चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए। और सोने का भी शेड्यूल उसमें निश्चित होना चाहिए कि इतने टाइम हमें सोना है। और सोते समय आपको कुछ याद नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं, आराम से सो जाओ। कई लोग सोते समय भी ना 10 चीजें सोचते रहते हैं। यस गलत। सर, वो अपने आप ही दिमाग में चलता रहता नहीं, है। अपने आप दिमाग में नहीं आता है, हम लोग दिमाग में लाते हैं, क्योंकि हमें कुछ लोगों को सोचने की आदत बना लेते हैं। मेरे दिमाग में तो नहीं आता। जैसे मैं आपकी क्लास खत्म होऊंगा तो मुझे नहीं पता रहेगा RM11 है इस धरती पे, मैं तो नहीं याद करता RM11। मैं तो RM09 भी याद, मैं कोई भी बैच याद नहीं करता। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं घर का, क्योंकि पहले मैं भी यही था, लेकिन इस चीज को सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। वरना तो बेटा दिन भर में इतने काम करते हो, अगर सारे के सारे जो थॉट्स हैं एक साथ मिक्स हो जाए, दिमाग फट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स होके सेपरेट तरीके से चीजें करनी। अब जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो और सोच रहे हो केमिस्ट्री, तो फिजिक्स समझ में आ जाएगी? आप खुद बताओ, नो सर। ठीक है ना। तो फिजिक्स पढ़ते समय केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते समय केवल केमिस्ट्री, तभी चीजें चलती हैं बेटा। तो ये सब चीजें तो सीखनी है आपको लाइफ में, और सीखना क्या है जिस, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, हेलुसिनेशन। सर अगला, हाँ सर कैफीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, मैंने आपको कहा ना, कोई भी ड्रग हो सभी के साइड इफेक्ट है। सर तो जो चाय कॉफी पीते हैं मतलब डेली, तो फिर वो मैंने क्या कहा, मेडिसिन अगर कंट्रोल्ड उसमें ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनकंट्रोल, कोई लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं दिन भर में, मतलब वो 10-15 चाय पी रहे हैं, तो इफेक्ट तो आएगा ही ना बॉडी पे, लीवर पे इफेक्ट आएगा। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर 1 या 2 कप चाय पी रहे हो तो इतना तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी को हर चीज की जरूरत है। ओके सर। लिखिए, हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनोजन, ड्रग का नाम लिखिए, हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन ड्रग में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहला एग्जांपल आता है इसका LSD। पहला एग्जांपल कौन सा आता है, जल्दी बताओ? LSD। LSD की फुल फॉर्म है, लिख दो, लाइसर्जिक लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड एंड डाई इथाइल एमाइड, डाई इथाइल एमाइड, ठीक है। और कौन सा आता है इसमें? आप लोगों ने सुना होगा चरस, चरस सुना है? जरूर सुना होगा भाई, ऐसी चीज तो जरूर सुनते हैं। अच्छा। हसीस, हसीस आता है इसमें, ठीक है। इसमें आता है मैरिजुआना, और क्या आता है इसमें, मैरिजुआना में मैरिजुआना, ठीक है। और क्या आता है, भांग, भांग सुनिए आप लोगों ने, कैनाबिनॉइड्स, यस सर। ये सारे ही हेलुसिनोजन में आते हैं। और जो लोग हेलुसिनोजन ड्रग यूज करते हैं,
कुछ देर के लिए वो क्या होते हैं, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि उन्हें हेलुसिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उन्हें? हेलोसिनेशन। हाँ, हेलुसिनेशन का मतलब सबसे बढ़िया अर्थ जो हिंदी में है, सपनों की दुनिया। यानी कि ये दुनिया सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये राजा महाराजा हैं, पूरी पूरी दुनिया इनके कदमों में है। तो अपनी एक अलग ही दुनिया, अलग ही उसमें चले जाते हैं ये लोग। लेकिन जब सुबह के टाइम इनको इनकी आंख खुलती है तो नाले में पड़े हुए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं पड़े हुए? अरे बोलो। नाले। नाले में। तो दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। ठीक है। और क्या कर देता है ये? ऑल्टर थॉट्स, विचारों को बदल देता है। ठीक है। और क्या कर देता है? फीलिंग एंड परसेप्शन। ऑल्टर थॉट्स को भी बदल देता है, फीलिंग को बदल देता है आपके, और आपके परसेप्शन को बदल देता है। ठीक है। और क्लिनिकल यूज क्या है इसका? नॉन, कोई क्लिनिकल यूज नहीं है इसका। इसे क्यों नहीं यूज कर सकते वो एंटी एंजाइटी के लिए? इसका बेटा जो एलएसडी होती है, जो एलिसिनोजेंस होते हैं, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर, ओके इसीलिए सर। इनका यूज कम करते हैं। ठीक है। लिख लिया सबने? चार्ट बना लिया ये? यस सर। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये चार्ट ही मेन था इसका। ठीक है। अब आप लोग हैंड डाल दें, एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सबके बारे में। लिखिए ओपोइड्स, ओपियोइड्स, OPIOIDS, ओपियोइड्स। ठीक है। बता बेटा, ओपियोइड्स कौन सी कैटेगरी में रखे थे हमने? नारकोटिक्स वाले में। एनाल्जेसिक। ठीक है। और ये क्या करेगा? ये पेन किलर का काम करेगा। ठीक है। किसका काम करेगा ये? यस पेन सर। किलर का। पेन तो किलर। लिखो these drug bind to specific receptors, these drugs bind to specific receptors present in our central nervous system, present in our CNS, लिख दो present in our CNS and GIT and relief pain so called analgesic। इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम? so called एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक के ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो पेन किलर्स। इनको कहा जाता है पेन किलर्स। हैंड डाल दीजिए मॉर्फिन, मॉर्फिन। तो बेटा मॉर्फिन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, किससे निकाली जाती है, कौन सा प्लांट होता है वो लिख दो। पेपेवर हाँ सोमनिफेरम। लिखिए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपी प्लांट। लेटेक्स से बनाई जाती है, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। लिखिए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, पोपी प्लांट। और पोपी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। और ये किसका काम करती है मॉर्फिन? मैंने आपको बताया था, इट इज वेरी इफेक्टिव सीडेटिव भी है ये, इससे नींद भी बहुत ज्यादा आती है, एंड पेन किलर। पेन किलर। और मैंने आपको बताया था इसको हम बड़ी बड़ी सर्जरी में भी यूज करते हैं। लिख लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल for patients who have undergone surgery। सर्जरी में इसका यूज किया जाता है, अंडरगोन सर्जरी। अगला लिखता हूं हीरोइन। अगला क्या है? हीरोइन। अगला क्या है, जल्दी बताओ। हीरोइन। हाँ, हीरोइन कैसे बनाई जाती है? ये ऑब्टेन की जाती है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। किससे बनाई जाती है? एसिटाइलेशन ऑफ हाँ, मॉर्फिन। तो इसको मैं अगले टर्न पे बताऊंगा। मुश्किल से 10 मिनट का ये चैप्टर बचा है, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर। क्लियर है? तो आपको अब क्या करके लाना है घर से? सुनिए, घर से जितनी भी डिसीज थी अब तक का, जितना मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया है, सारा एक बार पढ़कर आएंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा आप मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है? उसके बाद मैं ये पढ़ाकर फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा आपका, ठीक है?